हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और ये एमसीक्यू जीएस से रिलेटेड है, ठीक है। जीएस और जीके से रिलेटेड है और मैं आपको ऐसे सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, जो कि कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी सवाल मैं आपको बताऊंगा सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये रिपीट होता रहता है और कभी-कभी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, ठीक है। यानी बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं और जो रिपीट होते रहते हैं वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जीएस और जीके से रिलेटेड है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले वीडियो को जो है एकदम अच्छे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया, ठीक है। ये जो सवाल है, कुछ सवाल इतिहास से रिलेटेड होंगे, कुछ सवाल ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, कुछ सवाल खेलकूद से होंगे और कुछ सवाल जो नागरिक शास्त्र से भी होंगे, ठीक है, राजनीति से। तो सभी जीके और जीएस में सब चीज़ आता है, तो सब चीज़ से रिलेटेड आपको सवाल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जो रिपीट होते रहते हैं वही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या सवाल था, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, झांसी की रानी है, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब होगा इसका नाना साहेब, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस तरह से ऑप्शन भी बताता चलूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा। देखिए, दूसरा सवाल है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख, ठीक है। 13वें शिलालेख में अशोक का शिलालेख है 13वां, ठीक है। उसमें कलिंग जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए, तीसरा सवाल, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में, ठीक है, 1757 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हुआ था राजगृह में, ठीक है, राजगृह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज प्रणाली का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो जो पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल से संबंधित एमसीक्यू, ठीक है, 5 एमसीक्यू इतिहास से था और अब 5 एमसीक्यू भूगोल से होगा, ठीक है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जो क्षेत्रफल के अनुसार बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चलिए अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक है। इसका सही जवाब होगा अमरकंटक। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो पूरा देखिए। पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ जो मैं अभी सवाल जो दे रहा हूँ, ठीक है, उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का पूछा है, ठीक है, भारत का नहीं, विश्व का पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा है सहारा, ठीक है, सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहीं पर जो है सहारा मरुस्थल में ही
बाढ़ आया है, ठीक है, आपको पता होगा सहारा मरुस्थल में ही बाढ़ आया है और पूरा ही वहाँ का क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सहारा मरुस्थल होगा सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछा है कहाँ पे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मतलब विश्व में, ठीक है। तो विश्व में सबसे लंबी नदी पूछा है, ठीक है, बड़ी नहीं पूछा है, लंबी पूछा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी होगा नील नदी, ठीक है, नील नदी। और सबसे बड़ी नदी तो अमेजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस तरह का पर्वत है? ऑप्शन में क्या है? ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत या वलित पर्वत। सही जवाब होगा वलित पर्वत। अब वलित पर्वत किसको कहते हैं? देखिए हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पहाड़, वो क्या धीरे धीरे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये वलय, जैसे जब दो चीज़ आपस में ऐसे नज़दीक आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये तैतीस सागर बीच में था, ठीक है, इधर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। देखिए इधर है ये भारतीय प्लेट हो गया, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये है यूरेशियन प्लेट, बीच में था तैतीस सागर, ठीक है, तैतीस सागर। अब दोनों प्लेट जो है आपस में सटे धीरे धीरे, तो यहाँ का जो सागर था इसमें जितना भी मलबा था सब ऊपर उठ गया, ठीक है, सब क्या हुआ? उठ गया ऊपर, ठीक है, और उठ गया यानी कि वलय हुआ इसका, ठीक है। तो वलय हुआ तो ये पहाड़ का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय, हिमालय का ऊंचाई आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये जितने नज़दीक ये प्लेट आएंगे उतना ज़्यादा हिमालय का ऊंचाई बढ़ेगा, ठीक है। तो वलय हुआ तैतीस सागर में जितना भी मलबा था उसका वलय हुआ तो पर्वत बना, ठीक है। तो वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय कौन सा पर्वत है? तो वलित पर्वत, ठीक है, वलय के द्वारा बना है, तो सही जवाब होगा वलित पर्वत, ठीक है। चलिए अगर आप जानना चाहते हैं अच्छे तरह से हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए फिर आगे है राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू। देखिए राज्य व्यवस्था से संबंधित क्या है, सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, 6। और 6 में से एक को हटा दिया गया है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 होगा। 6 जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 साल का, ठीक है, 5 साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है, सही जवाब होगा निर्वाचन मंडल। चलिए अगला है भारतीय संविधान का भाग 4, ठीक है, किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज को जो है पहली बार लागू कौन राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू। देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, ठीक है, या कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में, ठीक है, 1951 में। चलिए 51 से 56 तक चला था। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यहाँ पे है मुंबई में, ठीक है, सही जवाब होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का पूरा
नाम क्या है, या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कभी कभी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछता है, या पूरा नाम वही हुआ। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो होगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा छापता कौन है? ऑप्शन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन देखिए वित्त मंत्रालय है, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक है, चौथा है योजना आयोग। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। नोट छापने का जो है काम केवल आरबीआई ही कर सकती है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में। ठीक है, 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी बने थे। विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, फीमर। फीमर हड्डी जांघ में होती है। ठीक है, जांघ जो घुटना से ऊपर का जो हड्डी होता है, ठीक है, उसी को फीमर कहा जाता है। वो सबसे लंबी हड्डी होती है पूरे शरीर में। ठीक है, चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे नाभिकीय संलयन। ठीक है, जो सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपस में संलयन करता है, जिससे बहुत सारा ऊर्जा रिलीज होता है। ठीक है, जिस उसके कारण ऊष्मा मिलता है, ऊर्जा सभी को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए आपने सुना होगा, डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए वही है। डीएनए का मतलब होता है, मतलब फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बी नंबर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सी नंबर में भी कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, यहाँ पर र लगाया हुआ है। ठीक है, र लगाया हुआ है, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, ईयर लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लिक होता है। ठीक है, चलिए, ये छोटी छोटी ऑप्शन में जो है गलती करके दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4। ठीक है, चलिए, पूछ दे कि पानी का पीएच मान कितना होता है भाई, जो डिस्टिल वाटर होता है, तो उसका 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 7 मतलब होता है उदासीन, मतलब कि ना ही वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण की बात करें तो होता है यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन का बोला है। अगर यहीं पे पूछ देगा कि पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। ठीक है, मतलब देखिए, पौधों में जो जड़ से जितने भी पत्ती है सब तक पहुंचाएगा जल, कौन पहुंचाएगा? जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, और पत्तियों से बने हुए भोजन को सभी भागों तक, पौधों के सभी भागों तक फ्लोएम खाना पहुंचाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फिर से इतिहास से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, ऊपर में थोड़ा कम सवाल था, यहाँ पे ज़्यादा सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, फिर से वही रिपीट होगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र करके। ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहा है? अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1582 में। ठीक है, 1582 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1761 में। ठीक है, 1761। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1885 में। ठीक है, 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1920 में। ठीक है, 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं भूगोल से संबंधित। सवाना घास का मैदान, ठीक है, किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 8 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है किस दिशा से आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से। ठीक है, चलिए ये सी ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तत्व वो है लोहा। ठीक है, आयरन। ठीक है, आयरन मिट्टी में बहुत पाया जाता है। अगला है राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू। देखिए भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो भारत का पहला विधि मंत्री थे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल ही संसद में इनको लेकर के जो है विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए भारत में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बस ऑप्शन को याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर होगा, बाकी अलग जो भी मतलब कि जैसे आप अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आप लोग याद रखिएगा केवल। ठीक है, इसको केवल याद रखिए, बाकी इधर कोई भी ऑप्शन है आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आप याद रखिएगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है वो याद रखिएगा। अगला है भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। चलिए और इसका उपयोग भी पहली बार इंदिरा गांधी ने किया था। चलिए अगला है न्यायपालिका से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो न्यायपालिका जो संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय है वो अंतिम निर्णय देता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला दे दे वही सर्वमान्य है। ठीक है, चलिए विज्ञान से संबंधित। देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर सवाल में लगभग पूछता ही है। पानी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका H2O। ठीक है, H2O ये ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन ऐसे होता है H2O। ठीक है, इस तरह से हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, पानी का सूत्र होता है। कभी कभी नमक का पूछ देता है। ठीक है, तो नमक का NaCl होता है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए
मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे यकृत। ठीक है, यकृत। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने की। कभी कभी यहाँ पे जे थॉमसन की जगह पर टॉमसन लिख देता है। ठीक है, टॉमसन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी टॉमसन, कभी कभी थॉमसन, ये दोनों लिखने को मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, और ये प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा। और जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, चैडविक, याद रखिएगा, चैडविक। ठीक है, कभी कभी आएगा ऑप्शन में, तो चैडविक ने। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे किडनी में। ठीक है, किडनी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है किससे बनी होती है? मैंने आपको ओजोन परत के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ओजोन परत जो है बनी होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, O3, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन में O2 होता है, लेकिन ओजोन में क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, O3, और इसको ओजोन गैस बोला जाता है। ठीक है, ये ओजोन गैस, अगर नॉर्मल इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल जो आंसर आएगा वो ओजोन ही होगा। ठीक है, ओजोन ही होगा। ओजोन परत किसकी बनी होती है? तो ओजोन गैस की बनी होती है। ठीक है, ऐसे सही उत्तर ये होगा। ठीक है, ओजोन। अब ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो O क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ये सही उत्तर की बात करें ऑप्शन में, तो ओजोन सही होगा। ठीक है, चलिए, ओजोन ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है मिश्रित सवाल, मतलब कि जीके से संबंधित। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। ठीक है, हॉकी। चलिए, याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ, देखिए, यूएनओ का मतलब यूनियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करके है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जन गण मन गीत किसने लिखा? ठीक है, जन गण मन गीत किसने लिखा, यानी कि राष्ट्रगान। ठीक है, जन गण मन क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर यहीं पे सवाल पूछ दे कि राष्ट्रगीत का, ठीक है, राष्ट्रगीत, मैं इसको हटाता हूँ, राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत किसने लिखा? अब राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है, उसका सही जवाब होगा यहाँ पे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए, अगला है, चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये तो सभी सवाल जो है एग्जाम में पूछता ही है। तो इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए, 50 सवाल पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा।
और इसके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट पर आप जाइएगा, वेबसाइट पर वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।